Good morning, all of you. Welcome back. My name is Anil Pratap Singh, Assistant Professor, Buddha Institute of Technology. Now, session 3, Unit 1, session 3. This is the outline of the presentation. In today's lecture, we discuss about the brittle material. In last video, I already discussed about the ductile material. Then after discuss the rolled steel sections. First we select here the pointer. Rolled steel sections. What are the various rolled steel sections used in the steel structure? Then after we discuss the convention for the member axis. Then after what is the basic difference between the working stress method and limit state method? Then then the next topic is the load, live load, environmental load, seismic forces, snow and rain load, etc. Okay. So these are the topic for today. So in the previous video, I already told you about the ductile material, but here I also cover the some specifications about the brittle material. Brittle material such as concrete or carbon fiber do not have a well defined yield point. देखिए चूंकि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यील्ड पॉइंट क्या होता है. यील्ड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी मटेरियल के अंदर जो है जैसे हमने एक स्टील की रॉड ली और उसको जब उसका टेंसाइल टेस्ट हम करते हैं तो हमको उसमें अंदर इलॉन्गेशंस जब आते हैं तो ऐसे अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, तो वहाँ पे जब नेक फॉर्मेशन होता है या मटेरियल के अंदर जब भी इलॉन्गेशंस आता है तो हमको एक यील्ड पॉइंट मिलता है. लेकिन जब हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमको किसी भी प्रकार का कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है. ठीक है, तो आई रिपीट अगेन हियर, brittle materials such as concrete or carbon fiber do not have a well defined yield point, okay, and do not strain harder. ठीक है, therefore the ultimate strength and the breaking strength are the same. Typical brittle material like glass do not show any plastic deformation but fail while the deformation is elastic. So जैसा अभी हमने बताया कि ब्रिटल मटेरियल में कोई भी किसी भी प्रकार का नेक फॉर्मेशन नहीं होता है. कि हम आपको फिगर के साथ भी दिखाएंगे इसको. जैसे देखिए अगर आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे तो ये वाला जो ब्लू लाइन है वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए है और ये रेड लाइन हमने दिखाई है ब्रिटल मटेरियल के लिए. ठीक है ना, तो ब्रिटल मटेरियल्स में कभी भी नेक फॉर्मेशंस हमको नहीं दिखाई देगा. जैसे हमने कोई ये देखिए एक नीचे रॉड लिया हुआ है, ये देखिए फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पर. ठीक है, और जब इसके ऊपर हमने लोड लगाया है इस मटेरियल के पे ASTM के थ्रू, देन आफ्टर देखिए यहाँ पे एक नेक फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर मटेरियल क्या है, पहले धीरे धीरे थोड़ा सा पतला होगा और उसके बाद ब्रेक होगा. डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जब भी हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो एक नेक फॉर्मेशन हमेशा वहाँ पे दिखाई देता है और उसके बाद ब्रेक होने से पहले वो एक वार्निंग देता है, दैट्स कॉल्ड फेल्योर वार्निंग. ठीक है ना, फ्रैक्चर. तो यहाँ पर वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी. तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है कि ब्रिटल फेल्योर जो होगा, one of the characteristics of the brittle failure is that the two broken parts can be reassembled to produce the same shape as the original components as they are. Will not be a neck formation like in the case of ductile material. तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि कभी भी हमको ब्रिटल मटेरियल के में अंदर जो है वो नेक फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. नेक फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, हमेशा डक्टाइल मटेरियल में मिलेगा. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, माइल्ड स्टील के अंदर नेक फॉर्मेशन हमको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू HYSD बार. नेक फॉर्मेशन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल के अंदर कार्बन का कंटेंट कितना है. कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नेक फॉर्मेशन जो है वो कम होता जाएगा. तो नेक फॉर्मेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन. A typical stress strain curve for a brittle material will be linear. For some materials such as concrete, tensile strength is negligible compared to the compressive strength and it is
assume zero for many engineering applications। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि जो भी हमारे जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल लेकर के चलते हैं, सिर्फ उसके अंदर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ही कंसीडर करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करते हैं। तो सो इट्स बिहेवियर इज आल्सो ए like a brittle material। Then after, the next topic is the various form of the rolled steel sections। It's a very important topic for steel structure। इसको आप हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, कि रोल्ड स्टील सेक्शंस क्या क्या हैं और इसका स्टील में क्या यूज है। तो सबसे पहले आता है एंगल सेक्शंस। एंगल सेक्शंस में फिर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं इक्वल एंगल और दूसरे को बोलेंगे अनइक्वल एंगल। तो एक को बोलेंगे हम दैट्स कॉल्ड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे अभी। तो दूसरा है अनइक्वल एंगल, दैट्स ए अनइक्वल, अनइक्वल। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ उसको कि आपको अनइक्वल एंगल। देन चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, राउंड बार, स्क्वायर बार, फ्लैट बार एंड देन लास्ट वन इज द कोरुगेटेड शीट्स। तो इसमें जो सबसे मोस्टली जो यूज होता है स्टील स्ट्रक्चर में वो है आई सेक्शन। आई सेक्शन सबसे ज़्यादा क्यों यूज होता है इस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और फिर आता है एंगल सेक्शन। तो हम आपको इन तीन पर फोकस करने के लिए ज़्यादा बोलेंगे। फर्स्ट वन इज द आई सेक्शन, सेकेंड वन इज द चैनल सेक्शन एंड लास्ट वन इज द एंगल सेक्शंस। ओके, नेक्स्ट ये देखिए हमने दिखाया है फिगर से कि रोल्ड स्टील सेक्शंस क्या है। दैट्स कॉल्ड रोल्ड बीम एंड कॉलम। ये एक आई सेक्शन है फिगर में। ये देखिए ये डायग्राम में ये हमने एक चैनल सेक्शंस को दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा सिंगल एंगल सेक्शन है। थर्ड वन इज द सिंगल एंगल सेक्शन। ओके, अब सिंगल एंगल में इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल आपको दोनों दिखाई देंगे। इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल से क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल से। जैसे जो हमारी इसको हम बोलते हैं लेग, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं लेग, LEG लेग, ठीक है। और इधर वाला भी पार्ट जो है हमको देखिए किसी भी एंगल में हमको दो लेग होंगे, ठीक है। तो अगर दोनों लेग की लेंथ सेम होगी तो उसको हम बोलेंगे इक्वल एंगल सेक्शंस, ठीक है। लेकिन अगर अगर इसको हम डेप्थ d दिए हैं और इसकी विड्थ b बताए हैं, तो अगर b इज इक्वल टू d है then it's called equal angle sections। I once repeat again here, if b is equal to d then it's called equal angle section, then it's called equal angle sections। if b is not equal to d then it's called unequal angle, it's called unequal। and if b is equal to d, इस पर हम लिख भी दे रहे हैं, b is equal to d then it's called equal angle। ओके, ये आपको याद रखना है इसमें। दूसरी चीज जहां पर भी हैवी लोड होगा, ठीक है, जहां पे भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा होगा, चाहे वो रेलवे ब्रिजेस हों या फिर कलवर्ट हैं, जहां पर भी, वहां पर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में बीम सेक्शंस का ही यूज करते हैं। दैट्स कॉल्ड रोल्ड बीम सेक्शंस। और आप देखेंगे कि मोस्टली जो है आई सेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, सी सेक्शंस कम दिखेंगे। आई सेक्शन का यूज ज़्यादा होता है
उसका पर्पज ये है कि आई सेक्शन जो होता है उसका, ये आप जो सेंटर वाला पार्ट है, हम इसको कलर कर रहे हैं थोड़ा सा, आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। तो ये जो वेब वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है शेयर फोर्स को अच्छी तरह से रजिस्ट करता है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको कलरिंग कर दिया है। तो जो ये वेब पार्ट है, ये शेयर फोर्स को अच्छी तरह से रजिस्ट करता है। और जो फ्लेंज पार्ट है आई सेक्शंस में, ये देखिए हमने ऊपर भी दिखाया है और नीचे भी दिखा दिया है। तो जो फ्लेंज का पार्ट है, एरो से देखिए हमने दिखाया है, तो जो फ्लेंज वाला पार्ट है आई सेक्शंस में, वो मोमेंट को रजिस्ट करता है। तो दो तो आई सेक्शन जो है उसको आइडियल सेक्शन हम बोलते हैं। पर्पज ये है कि ये शेयर फोर्स और मोमेंट को दोनों दोनों ही चीजों को बहुत अच्छी तरह से रजिस्ट कर लेते हैं। ये इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके, देन IS हैंडबुक नंबर स्टील टेबल। तो स्टील टेबल्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बताएंगे कैसी दिखती है और इसका क्या पर्पस है। तो देखिए हमने यहाँ पे इमेज में लिया है स्टील टेबल को, कि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें कि स्टील टेबल कैसा होता है और इसका जो है क्या यूज है हमारे स्टील स्ट्रक्चर में। तो देखिए स्टील टेबल जो है, इसको हम लोग हैंडबुक नंबर 1 करके भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक नंबर 1। ओके, तो इसको पब्लिश कर होती है ये बुक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, प्रोवाइड द डायमेंशन, वेट एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस सेक्शंस। तो जो भी हम सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जो अभी हमने सेक्शंस आपको दिखाए हैं, ये सारे सेक्शंस, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शंस, आई सेक्शन, राउंड बार, स्क्वायर बार्स, फ्लैट बार्स, ये जो भी सेक्शंस हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमको इस स्टील टेबल में मिल जाएगी। इंडियन स्टैंडर्ड जो इसको पब्लिश करती है, ये फॉलो करती है इंडियन स्टैंडर्ड्स को। और इसमें इस स्टील टेबल के अंदर जो है आपको इसके बारे में सभी डायमेंशन, वेट और उसकी जो भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसकी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए इसमें जो वेट दिया रहता है, वेट ऑफ द सेक्शंस आर गिवन इन केजी पर मीटर लेंथ। ओके, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि सपोज करिए हमारे पास ये आई सेक्शन हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसे हम कोई आई सेक्शन ले रहे हैं, तो इस आई सेक्शन का वेट कितना होगा पर मीटर लेंथ, वो हमको स्टील टेबल से पता चलेगा। ठीक है, जैसे हमने कोई आई सेक्शन लिया, सर हमको मानिए किसी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई आई सेक्शंस को प्रोवाइड करना है, तो उस आई सेक्शंस का क्या वेट है या क्या उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये हमको कहाँ से पता चलेगी? ये हमको पता चलेगी स्टील टेबल से। और वो हमको बताएगा कि हमको कौन सा सेक्शन किस लोड के लिए प्रीफर करना है, कितना लोड आ रहा है तो कौन सा सेक्शन हमको वहाँ पे यूज करना है। जैसे बहुत सारे सेक्शन दिए रहेंगे कि जैसे किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का वेट कम होगा, कोई लोड को ज़्यादा कैरी करेगा, कोई लोड को कम कैरी करेगा, तो हम वहाँ से इस चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने एक एंगल सेक्शन दिखाया है। ठीक है, इस एंगल सेक्शंस को जब भी किसी मेंबर से कनेक्ट करते हैं तो ये जो पार्ट है, ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एरोस दिखा रहे हैं, जिसको हमने अभी आपको लेग बताया है, इसको हमने आपसे कहा कि ये लेग बोलते हैं, इसको लेग, LEG लेग। ठीक है, तो इस लेग को अब हम थोड़ा सा टेक्निकली यूज करेंगे, इसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, इस वैसे तो हम इसको लेग बोलते हैं, बट इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बाहर की तरफ जो है स्टैंड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब भी किसी लेग एंगल सेक्शंस को किसी मेंबर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जो लेग आउटसाइड की तरफ जाएगा उसको आउटस्टैंडिंग लेग बोलेंगे, और इसको हम स्मॉल w या b से डिनोट करते हैं, स्मॉल b। ठीक है, स्मॉल w या स्मॉल b से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, देखिए इस तरफ मैं आप एक बार एरो से दिखाना चाहूंगा इसको, इस लेग को बोलते हैं हम कनेक्टिंग लेग, दैट्स कॉल्ड कनेक्टिंग लेग। मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा,
कॉल्ड कनेक्टिंग लेग। कनेक्टिंग लेग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेग जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, वही किसी मेंबर का मतलब गजट प्लेट हो या किसी दूसरे एंगल के साथ जो है कनेक्ट होता है, तो इस पार्ट्स को हम कनेक्टिंग लेग बोलते हैं। स्मॉल बी, सॉरी, एच से इसको डिनोट करते हैं, और समटाइम्स कभी कभी इसको डी से भी डिनोट करते हैं, इसको डेप्थ भी यूज करते हैं। तो कैपिटल एच या डी का यूज आप करें, ठीक है ना, तो बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने रोल्ड स्टील सेक्शंस दिखाए हैं आपको, ये रोल्ड स्टील बीम। तो जहाँ पर भी हमको बीम और कॉलम का यूज करना होगा, वहाँ पे हम आई सेक्शंस का यूज करेंगे। बीम के लिए मोस्टली हम आई सेक्शंस का ही यूज करेंगे, और कॉलम में चैनल सेक्शंस का भी यूज करते हैं, और कभी कभी आई सेक्शंस का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस को हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि आई सेक्शंस में इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा कोड है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको कितने प्रकार के सेक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा ISJB, दैट्स कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शन। ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन। देन आफ्टर ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। then after ISWB, Indian Standard Wide Flange Beam. then after ISHP, that's called H beam और column। तो इसमें देखिए कभी कभी एग्जाम में भी और कंपटीशंस में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि जो बीम सेक्शंस होता है उसमें कितनी सीरीज होती है। जैसे 5 सीरीज होती है बीम सेक्शंस के लिए। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन में जैसे आई सेक्शन जो है, या रोल्ड स्टील बीम सेक्शन बोल लीजिए, जो भी, इसमें कितने सीरीज होती है, तो आपको याद रखना है कि इसमें टोटल जो है 5 सीरीज होती है। ISJB, ISLB, ISMB, ISWB एंड ISHB। ओके, अब देखिए इसको हम स्टील टेबल में कैसे पढ़ेंगे या कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इस बात का भी आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे जैसे हमने एक रोल्ड बीम, एक आई सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अब अगर लिखा है आई सेक्शन इज, हमने देखिए मेंशन किया, आई सेक्शन इज डिजिग्नेटेड बाय इट्स डेप्थ एंड वेट, यानी कि उसकी डेप्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसका वेट, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रॉब्लम में कहीं लिखा है ISLB 500 एट द रेट 735.8 न्यूटन पर मीटर लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ISLB मतलब, यहाँ से आप तुरंत समझ जाएंगे, ISLB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन होगा, ठीक है। अगर ISJB लिखा है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शन होगा। तो आप यहाँ से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि वो सेक्शन क्या बता रहा है। उसके बाद हम आते हैं जैसे ये 500, तो ये 500 का मतलब क्या हुआ कि उस बीम की जो डेप्थ है वो 500 होगी। यहाँ पे मैं एक बार बीम भी प्लॉट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए कि बीम प्लॉट करने पे हमको पता चलेगा कि ये देखिए इसकी जो डेप्थ है, मतलब ये जो ओवरऑल डेप्थ है इस बीम की, ठीक है, ये जो वो कितनी हो गई, 500 हो गई। ओके, ठीक है। और 735.8 न्यूटन का इसका वेट होगा जो पर मीटर होगा, यानी कि 1 मीटर का जो वेट है वो 735.8 न्यूटन है, ठीक है ना। तो एक ध्यान रखिएगा, मैंने वो 1 मीटर की बात बोली है, और 1 मीटर के लिए जो वेट है, फॉर 1 मीटर जो हमारा वेट है वो 1 मीटर के लिए है। तो यहाँ मैं इसको एक बार मेंशन करना चाहूँगा कि जो वेट है वो मेरा 1 मीटर के लिए है। ओके, नेक्स्ट,
अब बात करते हैं हम चैनल सेक्शंस की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इसीलिए हमने इसको पहले लिया है, आई सेक्शंस को और चैनल सेक्शन को। रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, ठीक है। जब आप स्टील टेबल खोलेंगे, इसको सी सेक्शन भी बोलते हैं, तो जब आप स्टील टेबल जब भी खोलेंगे तो इसके लिए इसमें एक चार्ट बना होगा जो इसकी डिटेल्स के बारे में पूरा बताता है हमें। अब देखिए ISJC, दैट्स कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। ISLC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, एंड ISSC इज इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ओके, अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम थिंग है कि 350 जो है वो उसकी डेप्थ को बता रहा है कि उस चैनल सेक्शन की डेप्थ कितनी है, और 380.6 जो है यहाँ पर उसके वेट को बता रहा है कि उसका वेट कितना है पर मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने नीचे लिख भी दिया है, आप समझ सकें। द चैनल सेक्शन इज 350 mm डीप एंड सेल्फ वेट इज 380.6 न्यूटन पर मीटर लेंथ। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है स्टील स्ट्रक्चर में। अभी जो हमने पॉइंट आपको यहाँ पे बताए हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देना चाहूँगा इसको, कि पहले तो ये याद रखिए कि कौन कौन से सेक्शन यूज़ होते हैं। उसके बाद इसको हम कैसे रीड करते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि अगर ISLB 500 एट द रेट 735.8 न्यूटन लिखा है पर मीटर, तो उसका मतलब क्या होगा और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बिल्ट अप सेक्शन एंड ए रोल्ड सेक्शंस। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बिल्ट अप सेक्शंस और रोल्ड सेक्शंस में, रोल्ड स्टील सेक्शंस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो हम आपको पहले यहाँ पे इसको क्लियर करना चाहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिल्ट अप सेक्शन, अंडरलाइन करेंगे हम यहाँ पे, बिल्ट अप सेक्शन एंड ए रोल्ड सेक्शन, ठीक है। तो देखिए, रोल्ड सेक्शंस आर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन स्टैंडर्ड हैविंग पर्टिकुलर डायमेंशंस, ठीक है। तो रोल्ड सेक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा स्टील टेबल है या कोर्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें उसकी डायमेंशंस को फिक्स किया गया है कि हाँ भाई ये इस डायमेंशंस के अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे आई सेक्शन, सी सेक्शन, एल सेक्शंस, बहुत तरह के सेक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम साइट पर वर्क करते हैं तो लोड जो है वो ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। लोड जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इन सच कंडीशंस हमारे पास ये मजबूरी बन जाती है कि हम वहाँ पे रोल्ड सेक्शंस का यूज़ ना करके बिल्ट अप सेक्शंस का यूज़ करें। तो बिल्ट अप सेक्शंस क्या है, इस बात को देखिए हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि if the load conditions are not fulfilled by the rolled sections, sometimes rolled sections are unable to carry the structure load because of their limited dimension। rolled sections क्या होती है, उनकी dimension जो है limited होती है, limited dimensions की वजह से वो उस load को carry नहीं कर पाते हैं। in such case built up sections are used, which is made by joining two or more sections, may be or may not be rolled। वो rolled हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस हम दो सेक्शंस को ज्वाइंट करके बिल्ट अप सेक्शंस को फॉर्म करते हैं टू फुलफिल द डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल लोड। जो स्ट्रक्चरल लोड हमारा आ रहा है, मतलब जो भी बीम का कॉलम का जो भी है, जो स्ट्रक्चरल लोड आता है, जो हमारा जो कैलकुलेशंस है उससे ज़्यादा लोड आ रहा होता है, तो इस कंडीशंस में हम जो है बिल्ट अप सेक्शंस का यूज़ करते हैं। ओके, वहाँ पे क्या है कि रोल्ड स्टील सेक्शन जो है लोड कैरी करने में कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार अपनी बात को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रश्न हमारा ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बिल्ट अप सेक्शन एंड ए रोल्ड सेक्शन। तो रोल्ड सेक्शन जो है
वो हमारे लोड को कैरी करने में कैपेबल नहीं होते हैं, वहां पर बिल्ट अप सेक्शंस का हम यूज करते हैं। ओके, और built up sections क्या है, which is made by joining two or more sections, may be or may not be rolled. Okay, come to the next point, convention for the member axis. convention for the member axis क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखिए हमने यहाँ पे एक आई सेक्शन लिया है और इस आई सेक्शंस के लिए हमने इसकी एक्सिस को यहाँ पर शो किया है। दैट्स ए वाई वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस है जिसको हम ZZ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाई वाई एक्सिस है, रेगुलर फॉर्म में तो हम इसको एक्स एक्स एक्सिस ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने मेंशन इस चीज को लिख भी दिया है कि एक्स एक्स एक्सिस इज कंसीडर अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, जो लेंथ के अलोंग होगा उसको हम एक्स एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। वाई वाई एक्सिस of the cross section is the axis perpendicular to the flange in general and the axis perpendicular to the smaller leg in the case of angle। ठीक है, तो ये कन्वेंशन फॉर द मेंबर एक्सिस क्या है कि ये जस्ट हमको एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि किस किस एक्सिस को हम कैसे कैसे कंसीडर करेंगे। तो ये तो हम प्रॉब्लम के साथ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। ये ZZ एक्सिस है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया हमने वाई वाई। Then after next point is what is the basic difference between working stress method and limit state method। तो structure designer based on these assumption possess considerable reserve of strength beyond elastic limit until they reach their ultimate strength and lead to uneconomical design. This reserve strength is derived from ductility, the ability of steel member to deform in elastically without major loss of strength of steel structure. One of the major drawback of working stress design approach is that the reserve strength beyond elastic limit is neither utilized। तो इस पॉइंट को देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट में क्या फ़र्क था। बेसिक फ़र्क जो था कि जैसे वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन जो था वो यील्ड स्ट्रेंथ पे बेस था एंड यूज ओनली 60%, अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, ओनली 60% ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेंथ इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। तो जैसे हम सपोज करिए कोई हमने आई सेक्शन का कोई बीम लिया, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कोई आई सेक्शंस का कोई बीम लिया हुआ है, ठीक है, और ये मेंबर कह रहा है, ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में क्या होता था कि हम इसके स्ट्रेंथ का सिर्फ जो है 60% ही यूज कर पाते थे, लगभग बता रहा हूं मैं, अप्रॉक्सीमेट 60% ही यूज कर पाते थे। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है कि आप इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक यूज करिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब जो है आप इसको लगभग जो है 80 to 90% स्ट्रेंथ जो है वहां तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ठीक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बाइक में क्या है कि आप देखे होंगे कि रिजर्व पेट्रोल भी होता है, ठीक है ना, तो कंपनी क्या कहती है कि आप उस रिजर्व पेट्रोल को भी कुछ स्पेशल सरकमटेंस में, जैसे भी आपका पेट्रोल खत्म होने लगेगा तो आप गाड़ी को रिजर्व लगा करके आप यूज कर सकते हैं पेट्रोल को। उस पेट्रोल को भी आप यूज करेंगे कब, इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ पे बेस था और यील्ड स्ट्रेंथ पे बेस होने की वजह से वह उसका जो यूज था उसकी बहुत ही लिमिटेड हमको आ गया था कि मतलब एक लिमिट आ गई थी कि नहीं हम इससे ज़्यादा इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट लिमिट स्टेट मेथड में वो लिमिट हमारी हट जाती है और हम उसको एक कुछ ज़्यादा इकोनॉमिकल वे में यूज़ कर सकते हैं।
तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन गिव्स अनइकोनॉमिकल सेक्शंस। अब सवाल है कि भाई वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन जो है वो अनइकोनॉमिकल सेक्शंस क्यों दे रहा है। तो जैसे सपोज करिए किसी मेंबर के ऊपर सपोज दैट 160 का लोड आ रहा है, ठीक है ना। हमने P इज इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे देखिए अगर हमने किसी मेंबर के ऊपर वो 160 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि जैसे किसी मेंबर के ऊपर 160 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन क्या कहता है कि हमने कोई आई सेक्शन सेलेक्ट किया और ये आई सेक्शंस का हम 60% ही यूज कर पा रहे हैं। तो जब 60% यूज कर पाएंगे तो हमको 160 किलो न्यूटन के लोड तक पहुंचने के लिए हमको 2 या 3 सेक्शन लग जाएंगे, क्योंकि वो सेक्शंस जो उस सेक्शंस की लोड लेने की कैपेसिटी है, सपोज करिए इस सेक्शंस की लोड लेने की कैपेसिटी कितनी है, हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये लोड जो है लगभग 100 जो है किलो न्यूटन तक का लोड ले सकता है, ओके। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन कहता है कि हम इसका 60% ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो 60% का मतलब ये 60 किलो न्यूटन का ही लोड लेगा। तब हमको अगर टोटल 160 किलो न्यूटन तक पहुंचना है तो ऐसे लगभग 3 सेक्शन यूज करने पड़ेंगे और 3 सेक्शन यूज करेंगे। इस बीम की तरह के 3 सेक्शंस को हमको लेने पड़ेंगे। जब आप 3 सेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा और कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, दैट से अनइकोनॉमिकल सेक्शन आ जाएगा मेरा। वो सेक्शन क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। वही अगर आप वर्किंग स्ट्रेस में जाएंगे, वर्किंग स्ट्रेस क्या कहता है कि हमको 85 से 90% तक स्ट्रेंथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी ये मेंबर आई सेक्शन जो है जो कि 100 किलो न्यूटन का लोड ले रहा है, इसका हम 85 टू 90% स्ट्रेंथ अगर यूज करते हैं तो हमें कितने सेक्शन लगेंगे, सिर्फ 2 ही लगेंगे, ठीक है। और 2 ही मेंबर मिल करके इस लोड को कैरी कर सकते हैं 160 किलो न्यूटन के लोड को। तो वही वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में क्या था, 3 सेक्शन लग रहा था और यहाँ पे क्या है, 2 सेक्शन लग रहा है। तो लिमिट स्टेट जो है हमारा वो यहाँ पे हमको इकोनॉमिकल दे रहा है, पैसा भी हमारा बचा रहा है, ठीक है। दूसरा है द फेल्यूर मोड ऑफ द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है डिजाइन पैरामीटर सच एज लोड, मटेरियल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ etc आर एज्यूम टू हैव यूनिक वैल्यू throughout they are variable, okay. And the last point is the permissible stress is equal to yield stress upon factor of safety. Thus in working stress method working stress is less than permissible stress. ये पॉइंट आपको रिमेंबर करके रखने होंगे कि द फेल्यूर मोड ऑफ द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी विजुअलाइज। जब मेंबर फेल होगा वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में तो हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज जो है, जो हमने बोला यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर सच एज लोड, मटेरियल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ etc आर एज्यूम टू हैव यूनिक वैल्यू। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में क्या होता था कि हम जैसे लोड आ रहा है, मटेरियल प्रॉपर्टी आ रही है या दूसरी भी चीजें हैं, उन सभी के लिए अलग अलग वैल्यू नहीं ले पाते थे। वर्किंग स्ट्रेस में हम एक ही वैल्यू लेकर के सभी चीजों को डिजाइन करते थे। बट जब हम लिमिट स्टेट मेथड में आए तो उसने हमको थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन दे दिया कि आप अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फैक्टर्स लेकर के डिजाइन करिए। डिजाइन पैरामीटर्स में उसने हमको एक ब्रॉड रेंज दिया कि आप भाई अलग अलग मटेरियल की उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करिए कि भाई इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और तब आप उसको डिजाइन करिए, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू तक डिजाइन कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमको डिफरेंस मिल जाते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में। देन आफ्टर लोड इन स्टील स्ट्रक्चर, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोड इन स्टील स्ट्रक्चर की कौन कौन से लोड जो है जो स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स पे आएंगे और जिनको हमको कंसीडर करना है। फॉर द डिजाइनिंग एनी एलिमेंट्स मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर द फॉलोइंग लोड एंड देयर इफेक्ट शैल बी टेकन। तो सबसे पहले आता है हमारा डेड लोड। डेड लोड क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, इरेक्शन लोड, टेम्परेचर इफेक्ट,
एंड एक्सीडेंटल लोड, सभी के बारे में हम देखेंगे क्या है ये। ओके तो इससे पहले हम ये समझें कि लोड का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग टू मेजर फैक्टर कंसीडर आर सेफ्टी एंड इकोनॉमी। ठीक है ना, तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या है कि हम दो चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं। वो पहली चीज है सेफ्टी और दूसरी इकोनॉमी। इफ लोड आर एडजस्ट एंड टेकन हायर देन इकोनॉमी इज अफेक्टेड। ठीक है, अब सपोज करिए अगर आपने ज्यादा लोड ले लिया, ठीक है, ज्यादा लोड लेंगे तो मेंबर भी उसी हिसाब से ज्यादा लगेंगे, तो इकोनॉमी अफेक्ट हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी से को आपने चॉइस किया, अगर आपने सोचा कि हम इकोनॉमी को ध्यान में रखेंगे, तो क्या होगा, सेफ्टी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों को एक साथ लेकर के चलना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर आप इकोनॉमी को कंसीडर करेंगे तो सेफ्टी अफेक्ट होगी, और अगर सेफ्टी को कंसीडर करेंगे तो इकोनॉमी इफेक्ट होगी। तो इन दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलना और इनके कॉम्बिनेशंस को बनाना है जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो फर्स्ट I will discuss the dead load. Dead load are the example of gravity load act vertically downward. ध्यान दीजिएगा, act vertically downward and are relatively constant over time. Also known as, इसको हम परमानेंट लोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर द टाइम। डेड लोड जो है वो टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जितना एक बार आपने ले लिया डिजाइन के समय उसी हिसाब से रहेगा। इट इज द ड्यू टू द वेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट विद इन द स्ट्रक्चर। जैसे हम वेट ऑफ रूफ स्लैब, अब देखिए वेट ऑफ रूफ स्लैब का जो वेट है वो डेड लोड है। फ्लोर स्लैब का वेट, फ्लोर फिनिशिंग, वॉल, बीम, कॉलम, फुटिंग एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी जो है डेड लोड है। इसके अलावा जो फिक्स्ड इक्विपमेंट हम बिल्डिंग के अंदर यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, मूवेबल इक्विपमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग के अंदर जो भी फिक्स्ड इक्विपमेंट यूज होते हैं, जस्ट लाइक प्लम्बिंग जो है हम सैनिटरीज में या फिर दूसरे जगहों पे जहाँ पे जो फिक्स कर देते हैं, वो जो है वो डेड लोड होता है। एयर कंडीशन, इसको भी हम फिक्स करते हैं, ये भी हमारा डेड लोड है। उसके अलावा मशीन जो होती हैं बिल्डिंग के अंदर, जहाँ जो एक जगह पे हम फिक्स कर देते हैं, उस कोई मूवमेंट नहीं होता है बिल्डिंग उसके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड कंसीडर एज ए डेड लोड। देन आफ्टर लाइव लोड से मतलब ही है हमारा क्या, दैट्स ए मूवेबल लोड। As the name itself resembling that these types of load are real time load. Live load are also called as imposed or sudden load. Live load, next point, live load change with respect to time. टाइम के साथ जो है लाइव लोड क्या होगा, बदल जाएगा। दिस टाइप्स ऑफ लोडिंग में कम एंड गो, कभी आएगा और कभी चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एट वन मोमेंट द रूम में बी एम्प्टी, हेंस द लाइव लोड इज जीरो। जैसे किसी रूम में अगर कोई आदमी नहीं है, ठीक है ना, रूम खाली है, तो लाइव लोड क्या है, लाइव लोड जीरो है। इफ द सेम टाइम इज पैक्ड विद द पीपल, अगर उसमें कुछ लोग आ गए, ठीक है, देन द लाइव लोड इंटेंसिटी विल वेरी कंसिडरेबली। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, लाइव लोड क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब द लाइव लोड इंक्लूड्स द वेट ऑफ फर्नीचर, पीपल एक्सेट्रा। तो लाइव लोड डिपेंड करता है कि वहां पे मूवमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, कल को अगर हम वहां पे फर्नीचर ला के लगा दें या फिर कोई ये अलमारी ला के लगा दें, तो ये सब जो है लाइव लोड्स में कंसीडर होते हैं, जिनके प्लेसेस को हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ओके,
अब देखिए हमने यहाँ दिखाया लाइव लोड क्या क्या होती है। मूवेबल मशीनरी, नॉट फिक्स मशीनरी, मूवेबल मशीनरी इज कंसिडर एज ए लाइव लोड। देन आफ्टर फर्नीचर, देन स्नो लोड, फ्लूइड प्रेशर, अर्थ प्रेशर, अर्थक्वेक फोर्सेस, ब्लास्ट फोर्सेस एंड थर्मल फोर्सेस, ये सभी जो है एग्जांपल हैं लाइव लोड के। ये हमने फिगर से दिखाया है। लाइव लोड ऑन स्ट्रक्चर, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जब भी लगेगा तो ये लाइव लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। लाइव लोड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देन आफ्टर अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक फोर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज ऑन द बिल्डिंग। तो चूंकि अर्थक्वेक फोर्सेज जो है उसके मूव करने की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, वर्टिकल भी मूव करता है, बट अर्थक्वेक फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो हमारे लिए डिजाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए द टोटल वाइब्रेशन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक में बी रिजॉल्व इनटू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन usually taken as vertical and 2 horizontal directions. The movement in vertical direction do not causes forces in superstructure to any significant extent, but the horizontal movement of the building at the time of the earthquake is to be considered while designing. तो देखिए जो मैं बात अभी कह रहा था कि जब भी अर्थक्वेक फोर्स को कंसीडर करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाला जो फोर्स है उसको कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट को इसीलिए हमने यहाँ से रेड लाइन भी किया हुआ है, आप अंडरलाइन भी करेंगे हम कि the horizontal movement of the building at the time of the earthquake is to be considered while designing. तो जो भी horizontal movement हो रहा है at the time of the earthquake is to be considered in designing. अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जैसे कोई ग्रेविटी डैम है, ठीक है, हमने मास स्ट्रक्चर लिया है ग्रेविटी डैम का। तो जैसे ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि जब भी अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, वैसे तो ये बहुत सारे फोर्सेस हमने दिखाया है जो ग्रेविटी डैम पे काम करते हैं, बट हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेस। तो जैसे अर्थक्वेक जब आएगा तो दो प्रकार के एक्सेलरेशन जनरेट होंगे, एक बोलते हैं दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा उसी से हमको हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्सेस। तो जो बात अभी हम कह रहे थे अभी कि अर्थक्वेक के टाइम, एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग इज कंसीडर और दैट फोर्स विल बी कंसीडर, नॉट ए वर्टिकल फोर्स। ओके, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर दिखाया भी है। दिस इज द IS कोड IS 1893/2014 give the detail of such calculation for structure standing on soil. Okay, then after wind forces, ठीक है, and this is the code used for the wind forces IS 875. Wind load is primarily horizontal load caused by the movement of air relative to earth. Wind load is required to be considered in structure design, especially when the height of the building exceed 2 times the dimension transverse to the exposed wind surface. ठीक है, तो जैसे विंड फोर्सेस क्या है, अगर जो भी मतलब अगर आप छोटी बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें विंड फोर्सेस का उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। विंड फोर्सेस का इफेक्ट हम तभी कंसीडर करते हैं जैसे हाई राइज बिल्डिंग हो या फिर कोई चिमनी है, ठीक है, तो वहां पे हम विंड फोर्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग। फॉर लो राइज बिल्डिंग से अप टू 4 to 5 स्टोरीज द विंड लोड इज नॉट क्रिटिकल। ठीक है, अगर 4-5 स्टोरी की बिल्डिंग है तो विंड फोर्सेस जो है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल नहीं है। बिकॉज क्यों, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोर सिस्टम to column connection and wall provided between column are sufficient to accommodate the effect of these forces.
ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो विंड फोर्सेज हैं उनका इफेक्ट हम 4 to 5 स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए नहीं करते हैं, हमेशा कब करेंगे, हाई राइज बिल्डिंग के लिए। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग में जैसे चिमनी है, ठीक है, या 10 to 12 स्टोरी की कोई बिल्डिंग हो, तो वहां पे विंड फोर्सेज को हम कंसीडर करके तभी डिजाइन करेंगे। ओके, अब जो है विंड फोर्सेस किस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर विंड फोर्सेस डिपेंड करते हैं। तो ये आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। द विंड प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी हाइट ऑफ ए स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ एयर, शेप एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड सरफेस एंड द एंगल ऑफ द विंड अटैक। तो विंड फोर्सेस जो है इन चीजों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, दैट्स वी जेड इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VB। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे, ये तो हमने थोड़ा सा डिटेल बस डाला है। देन आफ्टर स्नो लोड, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ द लोड इज कंसीडर ओनली ऑन द स्ट्रक्चर विच रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग मानसून। तो ये स्नो लोड जो है वो हम सभी एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं, कहीं पे कंसीडर करते हैं कहीं नहीं कंसीडर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो रीजन है वो स्नो से अफेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द स्नो लोड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, साइज, शेप ऑफ द रूफ, the location of the building, whether it is on the slope or not, the frequency of the snow etc। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है स्नो लोड। ठीक है, तो ये सभी रीजन्स के लिए नहीं लेते हैं। IS 875-1987 डील विद द स्नो लोड ऑन रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर हम जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर है या फिर लेह लद्दाख रीजन्स है, इस प्रकार के एरिया में जो है इसको हम कंसीडर करते हैं। ओके, ये देखिए हमने स्नो लोड और विंड लोड को साइमल्टेनियसली दिखाया है इस फिगर में। ये जो टॉप से ले रहे हैं ये दैट्स स्नो लोड है, और ये देखिए हमने विंड लोड दिखाया है। सम अदर टाइप्स ऑफ द लोड, फाउंडेशन मूवमेंट्स की वजह से भी कभी कभी लोड को कंसीडर करते हैं। इरेक्शन लोड, वाइब्रेशन एंड फटिग लोड, सॉइल एंड फ्लूइड प्रेशर्स, ये सभी लोड है, इसको भी कभी कभी हम कंसीडर करते हैं, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इरेक्शन लोड, erection load, all loads required to be carried by the structure or any part of it due to the storage or positioning of the construction material। तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है कभी कभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की वजह से, ठीक है ना, जैसे कभी कभी क्या हुआ कि हम जैसे हमने कहीं से बीम शटरिंग्स को या फॉर्म बॉक्स को खोला, ठीक है, बीम कॉलम या स्लैब्स में होने वाले फॉर्म बॉक्स को निकाले और उसको कहीं पर स्टोरेज कर देते हैं। उस स्टोरेज की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग पर एक एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, दैट्स कॉल्ड इरेक्शन लोड। ठीक है, और वह लोड जो है जिसकी वजह से कभी कभी बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर जाती है। तो इरेक्शन लोड जो है इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन डिजाइन द बिल्डिंग्स। and this is the last point, difference between the wind forces and seismic forces। तो sometimes it may create confusion between wind forces and seismic forces। Then wind loads are external load applied and hence proportional to the exposed surface of the structure। Repeat once again, wind load are external load applied and hence proportional to the exposed surface of the structure, whereas earthquake load are essentially inertial force produced by both the earthquake motion
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पर आगे बात करेंगे, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी देखेंगे।